रोजगार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस पीईटी में भारत के इतिहास में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर चौथा। इससे पहले हमने आपको 3 टेस्ट करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वैदिक काल में कुछ प्रश्न बचे हुए थे, तो चलिए उन प्रश्नों को पहले कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम देखिए जो आपके ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है, तो हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता करा दिया, हमने आपको वैदिक काल करा दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, वह साथ ही आएगा बौद्ध धर्म पर। तो आप लोग बहुत अच्छे से बौद्ध धर्म पढ़ के आइएगा। इसके बाद हम लोग साथ ही जैन धर्म को करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्त वाला करेंगे, हर्षवर्धन, राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा, मुगल साम्राज्य, फिर मराठा, फिर ब्रिटिश राज्य का भी युद्ध है, और इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हिस्ट्री ही आपका थोड़ा सा समय लेगा, बाकी अन्य सब्जेक्ट आप देख रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं, तो ये बहुत ही आराम से कंप्लीट हो जाएगा। चिंता लेने की कोई बात नहीं है। 60 दिन का समय प्राप्त है, 60 दिन में ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा साथी, ठीक। बस आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन का समय आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक काल के संदर्भ में सही है। वैदिक काल में जो जन होते थे, जन माने होता है लोग, इनका जो प्रधान होता है इनको राजन कहते हैं। क्या ये बात सही है? तो हाँ, क्योंकि आपने कई बार मूवीज वगैरह में सुना होगा राजन, तो राजन मतलब वही राजा, ठीक है, जनों का प्रधान। वैदिक काल में राजा को हम जन गोपस्य या जन का प्रधान भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। वैदिक काल में राजन का पद वंशानुगत हो चुका था, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा, ठीक है। फिर भी जो राजन थे, यानी जो राजा था, उन राजन के हाथ में असीमित अधिकार नहीं था, मतलब अनलिमिटेड पावर नहीं होता था। कोई ऐसी संस्था थी जो राजा के पावर को कंट्रोल करता था। तो क्या ये स्टेटमेंट तीनों सही है? तो हाँ, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो नंबर तीसरे में हमने वैदिक काल से संबंधित बहुत सारी डाटा, बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताए हुए हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे वैदिक काल में जो राजनीतिक संगठन है, तो वैदिक काल में जो जन यानी लोगों के प्रधान है साथी, इनको राजन कहा जाएगा। राजा को ही जन गोपस्य या जन गोपा या जन का प्रमुख कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। वैदिक काल में राजन का जो पद है वह वंशानुगत हो चुका है, मतलब कि राजा के बाद उसका बेटा राजन बनेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि राजन के पास असीमित अधिकार नहीं है, जैसे अनलिमिटेड पावर नहीं होता है, बल्कि एक कोई काबिलियाई संगठन बनता है साथी, और उस संगठन से राजा को सलाह लेनी पड़ती थी। राजन पर नियंत्रण रखने के लिए 2 संस्थाएं थी। कौन कौन सी संस्था? एक सभा और एक समिति। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी अकेले सारा निर्णय नहीं ले सकते, इनको लोकसभा में उसके लिए पूछना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो लोकसभा राज्यसभा है कि नहीं है? तो ऐसे ही राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं वैदिक काल में होती थी। ध्यान रहे कि ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन संस्था विदत है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। एक संस्था और है जिसका नाम साथी विदत है, और विदत ऋग्वैदिक काल का सबसे प्राचीन संस्था है। अगर सवाल आपसे पूछेगा, ऑप्शन में देगा सभा, कहेगा कि आपसे ऋग्वेद का सबसे प्राचीन संस्था कौन है, ऑप्शन में होगा सभा, समिति, विदत, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? विदत हो जाएगा, ठीक है साहब। अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट। ऋग्वैदिक कालीन संस्था समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका योगदान राजा के चुनाव में सबसे ज्यादा होता था। तो समिति मतलब साथी समझिएगा, जैसे एक समय लोकसभा होता है, इस समय का कुछ ऐसा था, ठीक है। तो राजा के चुनाव में इसका योगदान सबसे ज्यादा था। यह कबीले की आम सभा, आम जनता की सभा थी। समिति के प्रधान को हम क्या बोलते थे? ईशान कहते थे, बिल्कुल सही है। ये सभी स्टेटमेंट भी सही है, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे समिति को लेकर के, तो याद रखेंगे वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता है? सभा और समिति। समिति नाम का जो ये संस्था है साथी, वो राजा के चुनाव में इसका योगदान ज्यादा होता है, किसकी तुलना में? सभा की तुलना में, ठीक है। यह कबीले की आम सभा थी। समिति का जो प्रमुख हुआ करता है, इसे क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं साथी, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है बलि। तो ये क्या था? बलि, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये प्रजा के द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला उपहार है, कर नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि यह एक प्रकार का कर नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में बलि क्या है, तो ऑप्शन में देगा एक प्रकार का कर, ज्यादातर लोग वही मार देते हैं जवाब, और हो जाता है गलत। तो ध्यान रखेंगे यह एक प्रकार का उपहार है जो कि राजा को स्वेच्छा से लोग अपनी मर्जी से देते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में किसी भी प्रकार की कर व्यवस्था अभी तक प्रचलित नहीं है, यानी टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे अभी तक नहीं होता है। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे साथी ये पनपने लगता है, ठीक है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध 10 राज्य का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राज्य मतलब कि 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, और ये कह रहा है कि कहाँ पे लड़ा गया था, किस नदी के तट पर लड़ा गया था।
तो वैसे तो अगर एक यहाँ पे लिखता है एक और तो मजा आ जाता। नदी का नाम है साथी परुषणी नदी, लेकिन परुषणी नदी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रावी नदी बोलते हैं। इसी को रावी नदी बोलते हैं, तो रावी नदी हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। ठीक है, देखिए समझिएगा इस बात को, जो 10 राजाओं का युद्ध है जिसे हम 10 राग युद्ध बोलते हैं, यह युद्ध परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। भरत वंश के राजा सुदास थे और इनके अगेंस्ट 10 और जनों के राजा थे। मतलब भाई साहब सुदास अकेले हैं और इधर से 10 जन साथी अब भरत वंश के हैं, जो जिसके नाम पे भारत पड़ा है। ठीक है, वहां के राजा सुदास और 10 लोग साथी एक तरफ है, राजा सुदास अकेले हैं। 10 जनों में कौन कौन राजा शामिल थे, तो पुरु के राजा थे, यदु के राजा, अनु के राजा, द्रोहु के राजा, तुवसु के राजा, अलिन के राजा, पक्त के राजा, भालानस के राजा, विशारी और शिव के राजा। तो इतने लोग एक तरफ और ये थे, पर ये आपको याद नहीं रखना, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी इस युद्ध में एक तरफ आर्य और दूसरी तरफ क्या है साथी, अनार्य है। और इसमें जीत किसकी होती है, तो याद रखिएगा इसमें जीत सुदास की होती है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, कौन से मंडल में, 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन क्या क्या है। तो अगर ये आपसे सवाल पूछे कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया, तो आपका क्या जवाब होगा, 7वां मंडल। ठीक है साहब, अगला, ऋग्वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में जो गुप्तचर नामक अधिकारी होता था, इसे क्या बोलते हैं। पदाधिकारी को यहाँ पे साथ रत्निन बोला जाता है, रत्निन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो गुप्तचर है इसको क्या बोला जाता था, ध्यान रखना होगा साथी। गुप्तचर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुप्तचर को यहाँ पे स्पर्श के नाम से जाना जाता है। क्या स्पर्श के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रकार से डी हो जाएगा राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये आपको याद रखना होगा। जैसे सुत कौन था, तो रथ हाँकने वाला सुत हुआ करता था। कर्मणा कौन है, धातु कर्मी था। पूरब कौन है, ये दुर्ग का पति हुआ करता था। स्पर्श कौन है, तो गुप्तचर होता था। उपस्थि या इभ्य, ये राजा का व्यक्तिगत सेवक, ये उपस्थि या इभ्य को याद रखिएगा, ये राजा का व्यक्तिगत सेवक होता था। ये सब कुछ ऋग वैदिक काल की बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में अभी अलग अलग रत्निन जो है साथी देखने को मिलेंगे, 12 नए रत्निन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऋग्वेद के समय राजा के पास कोई नियमित या अस्थायी सेना नहीं होती थी, यानी राजा के पास कोई नियमित या अस्थायी सेना नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना है। विदत साथी ये ऋग्वैदिक कालीन महत्वपूर्ण संस्था थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है, 122 बार किया गया है। विदत नाम की संस्था का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। क्या एक स्टेटमेंट सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये वाला तथ्य और ये वाला तथ्य भी सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है, देखिए ऋग्वैदिक काल में राजा के पास कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, मतलब लड़ाई करने के लिए ऐसा नहीं कि सेना पूरा अस्थायी रूप से है, बिल्कुल नहीं। लेकिन युद्ध के समय नागरिक सेना का संगठन किया जाता था, अगर जरूरत पड़ गई तो नागरिकों की सेना गठित कर ली जाती थी साथी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल यहाँ पे याद रखेंगे। और जो वो सेना गठित किया जाता था उसे मिलिशिया बोला जाता था। तो अगर आपसे पूछे कि ऋग्वैदिक काल में जब युद्ध होता था तो सेनाओं को इकट्ठा कर लेते थे, उसे क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, उसे मिलिशिया कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में न्याय का केंद्र बिंदु कौन होता था, राजा। जैसे चीफ जस्टिस आज के समय है, वैसे राजा ही जो है साथी वो न्याय का केंद्र बिंदु हुआ करता है। ठीक है, विदथ क्या था साथी, तो आप जानते हैं ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार किया गया, 122 बार। और आप ये भी जानते हैं कि ऋग्वेद का ये सबसे प्राचीन संस्था है। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कालीन संस्था सभा और समिति भी थी, तो समिति बारे में चर्चा हमने कर लिया। करा कि सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ऋग्वेद में इस करा कि सभा का उल्लेख 8 बार किया गया, बिल्कुल सभा का उल्लेख कितनी बार किया गया, 8 बार। इसकी तुलना आधुनिक राज्य सभा से किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे आपने देखा, हमने अभी बताया कि समिति की जो तुलना है वो हम लोकसभा से करते हैं ना, लोकसभा से करते हैं। तो ऐसे ही जो सभा हुआ करता है, सभा नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, इसकी तुलना आधुनिक राज्य सभा से किया जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी करेक्ट आंसर। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन संस्था सभा की, तो 8 बार इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इसमें महिलाएं हिस्सा लेती थी, जिन्हें हम क्या बोलते थे, सभावती के नाम से जानते थे। ठीक है, सभा में ग्रामीण मामलों पर चर्चा की जाती थी। इसकी तुलना आधुनिक राज्य सभा से की जाती है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, इसकी तुलना आधुनिक राज्यसभा से साथी की जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन नहीं था। संयुक्त परिवार का मतलब क्या सभी परिवार के लोग एक साथ नहीं रहते थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो था, ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित रही। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में सब लोग, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी सब इकट्ठे रह रहे हैं। तो संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलन में थी, जबकि कह रहा नहीं थी, तो भैया यही हो जाएगा हमारा गलत।
ऋग्वेद में वर वधु को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? अर्भ बोलते हैं। आजकल बोलते हैं वर वधु, और तब बोलते थे अर्भ। ठीक है, तो अगर आप वर वधु को आशीर्वाद देने कभी जाइएगा, मौका मिले, वैसे बेरोजगारों को मौका कहाँ मिलता है, तो उसे हम अर्भ कहेंगे। ठीक है, ऋग्वेद में कन्यादान की विदाई के समय जो उपहार दिया जाता था उसे वहतु के नाम से जाना जाता था। क्या? वहतु लोग उसे बोलते थे। आज के समय में उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? दहेज बोलते हैं। ठीक है, तो भैया क्या सभी कथन सही है? तो ये दोनों तो सही है, लेकिन पहला गलत है, इसलिए पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, कि भाई पहला वाला यहाँ पे जो है साथी वो गलत है। ठीक है, देखिएगा ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे तो संयुक्त परिवार का प्रचलन था, ये बात सही है। ऋग्वैदिक काल में वर वधु को सम्मिलित रूप से अर्भ कहा गया, ये भी सही है। नाना नानी पोते आदि के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता था? नृत्य कहा जाता था। ठीक है, कन्या के विदाई के समय जो दिए जाने वाला उपहार है उसे वहत्व के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे कि ऋग्वैदिक समाज कैसा है? पुरुष प्रधान है। और हमने आपको पढ़ाया था क्या, हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृत्व प्रधान था। जबकि ऋग्वैदिक काल कैसी है? तो पुरुष प्रधान है। ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक काल कैसी? ग्रामीण सभ्यता है, तभी तो इतना सारा सब कुछ पिछड़ा हुआ है। ध्यान रखेंगे। अगला, ऋग्वैदिक काल में जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती हैं, इनको क्या कहा जाता है? इन्हें एक स्पष्ट नाम से लोग बुलाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, इसे अमाजु के नाम से बुलाते थे। क्या? अमाजु के नाम से बुलाते थे। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्रश्न का साथी सही जवाब। देखिएगा, तीन शब्द याद रखिएगा। नियोग प्रथा से जो उत्पन्न संतान होता है उसे क्षेत्रज कहा जाता है, विवाह का एक प्रथा है। अमाजु जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहती है उनको कहा जाता था। जेदम क्या बोलते हैं, जायदस्तंभ क्या होता था? तो पत्नी ही गृह है, ऐसा ये एक स्टेटमेंट था। जायद स्तंभ, स्तंभ नॉट स्तंभ। ठीक है, तो पत्नी ही गृह है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब महिलाओं की इज्जत करते थे, पर कुछ विसंगतियां आगे आ भी जाती हैं। ठीक है, देखिए करा कि ऋग्वेद के किस मंडल में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा मिलती है? तो भैया याद रखेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ये सवाल पता नहीं क्यों पूछता है, पर ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में उपबंध किया गया है, यानी वो हमें वहां पे देखने को मिलता है। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है। ध्यान रहे कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। ऋग्वैदिक काल में रुक्म गले में पहने जाने वाले हार को बोलते हैं। तो रुक्म क्या था? गले में पहने जाने वाला हार। और निष्क क्या है यहाँ पे ध्यान रखेंगे? तो स्वर्ण का ढेर या आभूषण, यानी स्वर्ण के ढेर को निष्क कहते हैं। जबकि अयस क्या है याद रखेंगे तो साथी तांबे या कांसे के लिए प्रयुक्त होता था अयस नामक शब्द। ठीक है, चांदी का उल्लेख नहीं मिलता। तो आप देखेंगे 2 पॉइंट आपने प्राप्त किया। ऋग्वेद में तो लोहा भी नहीं है ना, लोहा भी नहीं है, और इसके साथ चांदी भी नहीं है। तो लोहा और चांदी ये दोनों एब्सेंट है कहाँ पे? ऋग्वेद में। कल हमने आपसे बताया था कि लोहे का अवशेष यहाँ पे कुछ नहीं मिलता हमें, और आज आपने देख लिया कि यहाँ पे चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है कुछ, और दूसरी तरफ उसमें दिया हुआ है उसके लिए प्रयुक्त शब्दावलियां। ठीक है, देखना पड़ेगा। देखिए, तो अयस क्या बोलते हैं? तांबे या कांसे के लिए प्रयोग करते थे। तक्षण बढ़ई शब्द के लिए प्रयोग करते थे। वसु बाया क्या ये धातु कर्म के लिए प्रयोग करते थे? वसु बाया तो कपड़ा बुनने वाले को बोलते थे। क्या? जो कपड़ा बुनते थे, बुनकर, तो इनको बोलते थे साथी वसु बाया। किसको बोलते थे? बुनकर। बुनकर कौन था? तो कपड़ा बुनने वाला, कपड़ा बुनने, ठीक है, बुनने वाला, तो इसको बोलते थे साथी वसुबाय। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा गलत जवाब। और आपसे पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए कुछ जन को आपको याद रखना होगा। देखिए कल भी इस पे हमने चर्चा किया था, थोड़ा सा आज इसे अपडेट कर लीजिएगा। क्षेत्र किसे बोलते हैं? जुते हुए खेत को। उर्वरा किसे बोलते हैं? उपजाऊ भूमि को। खिल्ल किसे बोलते हैं? जो मेड़ होता है, यानी खेतों के बीच की पट्टी। सीता किसे बोलते हैं? तो हल से बनी हुई नालियां। लागल किसको बोलते हैं? हल। माने बैल, किवास माने हलवा है। साकम या करीस किसको बोलते हैं? खाद को बोलते हैं। अपडेट कर लीजिए यहाँ से। अयस किसको बोलते हैं? तांबा या कांसे को। तक्षण किसे बोलते हैं? बढ़ई को। कर्मकरा किसे बोलते हैं? धातु कर्म को। हिरण्य किसे बोलते हैं? सोना को। बसोबा किसे बोलते हैं? तो कपड़ा बुनने वाले को। तो इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है, तो क्या ये बात सही है? तो आप कहोगे हाँ सर, कल हमने चर्चा किया था लोहे का उल्लेख नहीं है, और आज हम लोगों ने देखा यहाँ पे चांदी का भी उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में समुद्र का स्पष्ट उल्लेख न होने से उनके वैदिक काल में सामुद्रिक व्यापार का पता नहीं चलता है।
देखिए ऋग्वेद में क्या कि स्पष्ट रूप से ये लोग समुद्र का उल्लेख नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ पे नाव जैसा कुछ होता, पोत या पत्तन जैसा कुछ होता, तो भाई उसकी चर्चा तो मिलती ही है कि नहीं है। तो यहाँ पे ऋग्वेद में कहीं पर हम नाव या पोत पत्तन ऐसा कुछ नहीं पाते हैं। तो इससे पता चलता है कि भाई इन लोगों का सामुद्रिक व्यापार नहीं था। जबकि आपने देखा था कि हड़प्पा संस्कृति के लोग सामुद्रिक व्यापार करते थे। लोथल से आपने, लोथल, भगत राव, मेधम, यहाँ से आपने देखा था कि डॉक यार्ड हमें मिला था। तो ये वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि समुद्री व्यापार का पता नहीं चलता, ये वाली भी सही है। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी सही जवाब। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में लोहे और चांदी का उल्लेख नहीं मिलता, आपने देखा था। समुद्र का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इससे पता चलता है कि इनका जो विदेशियों के साथ ट्रेड था, व्यापार था, वो नहीं रहा होगा या ना के बराबर होगा। लेन देन में ये गाय प्रमुख माध्यम थी साथी, मतलब व्यापार का एक केंद्र गाय हुआ करता था। ऋग्वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। जबकि आपने देखा था हड़प्पा सभ्यता तो वह एक नगरीय सभ्यता थी। लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रचलित था। यहाँ पे देखिए गाय को माध्यम बना रहे, और ऋग्वेद और सिंधु सभ्यता में वस्तु विनिमय पर आधारित था। हमने कल आपसे चर्चा किया था इस पर, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन कैसा था, कबायली था, यानी वो समूहों में रहते थे, काबिलिये में पूरा रहा करते थे। और आपने देखा था कि सिंधु सभ्यता के लोग अपना मकान बना के रह रहे हैं, 2 महले का मकान, ठीक है। आखिर ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र, तो देखिए जहां धर्म हावी हो जाता है वहां पे विकास रुक जाता है। तो ये देखिए अब इंद्र के बारे में चर्चा हो रहा है। तो कह रहा है इंद्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। इन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है, ये बात सही है, कल भी हमने चर्चा किया। यह युद्ध के नेता थे, ये भी सही है। वृत्तासुर हंता क्यों कहा जाता है, वृत्तासुर को मारे थे। सभी स्टेटमेंट इंद्र के बारे में सही है, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर यानी सही जवाब, ठीक है। कल हमने इन सब पे चर्चा किया था। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यास्क एक लेखक हैं, इन्होंने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वैदिक देवताओं की मंडली बनाई हुई है, और इनकी संख्या साथी 33 मंडल में कई 100 देवता के बारे में चर्चा मिलता है। तो ध्यान रखना होगा, घुमा फिरा के पूछेगा। यास्क का ग्रंथ है निरुक्त, और इसमें ऋग्वैदिक कालीन जो देवता है उनकी मंडली बनाई है, और इस मंडली कितनी है, 33 है। इंद्र की बात करेंगे तो इन्हें पुरंदर अर्थात किला तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र को युद्ध का नेता के रूप में चित्रित किया गया है। इंद्र पर 250 सूक्त लिखे गए हैं ऋग्वेद में। कितने सूक्त हैं, 250 सूक्त हैं। इंद्र को ही वृत्तासुर हंता, पुरोधभिद, सोमापा, सत्यकृतिम या माधवन इन नामों से जाना जाता है। पेपर में घुमा फिरा के ये सवाल पता नहीं क्यों पूछता है, तो आपको इसे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है, यानी सबसे ज्यादा मंत्र किस देवता के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो याद रखेंगे इंद्र देवता के लिए ही सबसे ज्यादा मंत्र प्रयोग में लाया गया है। 250 सूक्त है साथी, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो सर्वाधिक मंत्र इनके लिए प्रयोग किया गया, किसके लिए, इंद्र के लिए। 250, कितना, 250। देखिए ऋग्वेद में अगर पूछेगा सर्वाधिक मंत्र या सूक्त किसको समर्पित है, तो आपका जवाब होगा इंद्र को। तथा अग्नि को कितना है, तो साथी 200। इंद्र वैदिक काल से सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, और इन्हीं को ही युद्ध का देवता कहा गया। स्पष्ट है कि ऋग्वेद साथी यह बहुदेववादी धर्म है, मतलब कि बहुत देवताओं पे भरोसा करता है। इंद्र हो गए, वरुण हो गए, अरुण हो गए, नासत्य हो गए, अग्नि हो गए, ऐसे कई सारे देवताओं पर भरोसा करता है कौन, ऋग्वेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जा करके 1 सेकंड लगेगा, आप वहां पे लाइक कर दीजिए। और साथ में जो लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं साथी, उनको आप शेयर वीडियो को जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि उन्हें भी ये लाभ मिल सके। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक आपका एग्जाम ये कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल को आप साथी सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक भी फालतू वीडियो आपके सामने नहीं आएगा, जो भी आएगा वो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आएगा, मिसगाइड करने वाला कोई भी वीडियो नहीं आएगा। तो इसके लिए आप ये 3 काम जरूर करिएगा, और टॉप पे रखिएगा चैनल को, ये बहुत हेल्प करेगा, इतना हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी पढ़ते आगे। करा कि ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। जो गोत्र शब्द है यह ऋग्वेद से है, ठीक है। ऋग्वेद में व्यापारी वर्ग के नागरिकों को हम क्या बोलते हैं, पड़ी। तो आपको ध्यान होगा, पड़ी नाम का व्यापारी था, और ये क्या करता था, चोरी भी करता था। तो भले ही था, व्यापारी वर्ग का ही नागरिक था, पर था, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर भी सही है, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। देखिएगा, गोत्र शब्द का अगर कहेगा सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कौन से वेद में, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या बोलते हैं, मातेत्वा, देवीत्वा, नदीत्वा, कल हमने आपको बताया था इसके बारे में। ऋग्वेद में जौ को क्या बोलते हैं, तो आप बताना, यौ बोलते हैं। पड़ी कौन था साथी, तो एक प्रकार का व्यापारी था, और गायों की चोरी भी पड़ी नाम का व्यापारी ही करता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला,
निम्नलिखित में से किस वैदिक कालीन देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? आपको याद होगा क्या, मैंने पहले ही बताया था, ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है? ऋतुओं के स्वामी, ऋतुओं के स्वामी, यहीं से ऋत शब्द बना है, वरुण को, क्या वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। तो इस प्रकार से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी सही जवाब। देखिएगा, ऋग्वेद में वरुण को जल या समुद्र का देवता कहा गया है। वरुण को हम ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक या नियमों का रक्षक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, वरुण को ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा के नाम से पुकारा जाता है। वरुण को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिंद अवेस्ता नाम का जो ग्रंथ है साथी, इनमें अहुर मजदा कहा गया है। और इस पॉइंट को आपको इंपॉर्टेंट लगाना है, पेपर में टपक सकता है कि भाई जिंद अवस्था में निम्नलिखित में से किस ऋग्वैदिक कालीन देवता को अहुर मजदा कहा गया है? तो आपका जवाब होगा वरुण देवता। ठीक है, ऋग्वेद का जो नवा मंडल आपको पता है सोम को समर्पित है, जो कि एक प्रकार का पेय पदार्थ है। ध्यान है आप सभी को, है ना, कल पढ़ाया था इसके बारे में। अगला, जीविकोपार्जन हेतु वेद और वेदांग को जो पढ़ते हैं उन अध्यापक को क्या बोलते हैं? तो साथ ही इन्हें उपाध्याय बोला जाता था। जो जीविकोपार्जन के लिए वेद और वेदांग को पढ़ते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता था? उपाध्याय बोला जाता था। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब। वैदिक काल में जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग को पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता है। स्मृतियों में संस्करणों की संख्या कितनी बताई गई? 16 बताई गई। 16 है संस्कार होते हैं, जिसे आप लोग थोड़ा संस्कार भी बोलते हो। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। गाय के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था अधन्या, यानी ना मारे जाने वाला। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को चतुर्विंशति संहिता संहिता के नाम से चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है? यह साथी आपसे करा क्योंकि आगे चल के उसमें 24,000 श्लोक हो गए थे। तो यह साथी आपका रामायण है। क्या रामायण को हम बोलते हैं चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे साथी राइट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे रामायण, तो इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। ध्यान रखेंगे, इसका अंतिम संकलन 400 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था। इसे भारत का हम आदि महाकाव्य कहते हैं, जबकि वाल्मीकि को हम क्या बोलते हैं? आदि कवि बोलते हैं। ये भी पेपर में कई बार आता है, ध्यान रखेंगे। शुरुआत में आप देखेंगे 600 श्लोक थे, बाद में इसकी संख्या बढ़कर 12,000 और अब जो साथी 24,000 हो गया। इसलिए इसे हम लोग चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना स्टेटमेंट आपको इसके बारे में ध्यान रखना होगा रामायण के बारे में। अगला, 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सच्ची रामायण की रचना की गई थी? किसके द्वारा सच्ची रामायण की रचना की गई थी 20वीं शताब्दी में? आपसे पूछ रहा साथी, तो ध्यान रखेंगे सच्ची रामायण की रचना साथी एवी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार ने किया था। वो भी कौन से? तमिल भाषा में। पेरियार ने किया था तमिल भाषा में। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर यानी करेक्ट जवाब। रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद चोल शासक हैं साथी कोलुतुंग तृतीय, इनके समय में कंबन के द्वारा किया जाता है। कंबन द्वारा किए गए इस अनुवाद को हम रामायणम या रामावतारम बोलते हैं। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कृत्तिवास के द्वारा बारबक शाह के समय में किया जाता है। जबकि 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखेंगे तो एवी रामास्वामी नायकर, जिसे आप पेरियार बोलते हो, इन्होंने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की हुई है। इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? साथ याद रखेंगे महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कितने? 18 पर्व हैं। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब। महाभारत की बात करेंगे तो इसका संकलन महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में इसमें 8,000 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता बोलते थे। बाद में इसकी संख्या 24,000 हो गई, तब इसे भारत कहा जाने लगा। और इसमें साथ ही 1,00,000 जब श्लोक हो जाते तो इसे सप्त सहस्त्र संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें कुल 18 पर्व है और इसका जो 6वां पर्व है यह साथ ही 20वें पर्व से संबंधित है। और इसी में गीता, भगवत गीता के बारे में उपबंध दिया गया है। तो भैया इसे थोड़ा सा ध्यान से, कई सारी बातें इसमें शामिल हैं, आपको ध्यान रखना होगा और जवाब जो है साथी आपको अच्छे से देना होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे पहले महाभारत का तमिल भाषा में ट्रांसलेट यानी अनुवाद किया जाता है? सबसे पहले तमिल भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे पेरुदेवनार के द्वारा तमिल भाषा में महाभारत का अनुवाद किया जाता था और भारतम नाम दिया जाता है। क्या? भारतम नाम दिया जाता है साथी, भारतम नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। गीता में सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखेंगे, गीता में अवतारवाद कहाँ मिलता है हमें? तो भगवत गीता में। महाभारत का तमिल में सबसे पहले अनुवाद पेरुदेवनार के द्वारा किया गया था। यह भारतम नाम से जाना जाता है। महाभारत का बांग्ला भाषा में ट्रांसलेशन अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में साथी होता है। अगला, उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने वाला जो अधिकारी है
इसको किस नाम से जाना जाता है? कर वसूलने वाला जो अधिकारी था, इसको किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल में आपसे पूछ रहा है साथी, कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या बोलते थे? बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे भागदूत बोलते थे। ये लगाइए आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो कुल 12 रत्न है, पर इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। सुत कौन था? तो राजा का सारथी। छत्ता कौन था? प्रतिहार या द्वारपाल। संग्रहिता कौन था? कोषाध्यक्ष। भागदूत कौन है? तो कर एकत्रित करने वाला अधिकारी। अक्षौप कौन है? द्रुत गेड़ा में राजा का मित्र। पालगल कौन है? विदूषक का पूर्वज या राजा का सारथी या वन का अधिकारी। तो एक बार में नहीं याद होगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, 4-5 बार पढ़िए, तब साथ ही आपको क्या होगा? याद होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में सही है? इस समय आश्रम व्यवस्था स्थापित हो चुका था। बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हो गया था। छांदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रम का वर्णन किया गया था, जबकि आगे चल के 4 आश्रम का वर्णन हमें मिलता है। जैसे जबालो उपनिषद में 4 आश्रम के बारे में वर्णन किया गया है। दोनों स्टेटमेंट हालांकि यहाँ पे सही है, तो इस प्रकार से सी आपका हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था, तो उत्तर वैदिक काल में इसकी स्टार्टिंग होती है। 4 प्रकार के आश्रम, हमें चारों आश्रम का उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है? अगर ऐसा आपसे पूछे तो बताना, जबालो उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। छांदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। पंच महायज्ञ के बारे में गृहस्थ आश्रम में दिया गया है। तो जो चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम बनाएंगे वह साथ ही पंच महायज्ञ को कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, अगला नेक्स्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आहत सिक्के मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? जो आहत सिक्के हुआ करते थे, जिसे हम पंच मार्क कॉइन कहा जाता था। जैसे कोई धातु नीचे ऐसे गोल कर रख दीजिए, मिट्टी रख दीजिए, उसके ऊपर से किसी से दबा दीजिए तो वो पिचक जाता है। तो वैसे ही इसको हम बोलते हैं आहत सिक्का, जिसे पंच मार्क्ड कॉइन कहा जाता है। ये मुख्यतः साथ ही चांदी से बनता था। किसे? चांदी से बनता था। और ये सवाल पेपर में बार बार आता है, पता नहीं क्यों आता पर आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये चांदी से बनाया जाता था। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे आहत सिक्कों को लेकर के, तो सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं। अभी थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्के मिलना स्टार्ट हो जाता है और इन सिक्कों को हम आहत सिक्के बोलते हैं। और ये सिक्के मुख्यतः चांदी के होते थे। बौद्ध ग्रंथ में सिक्कों को कहाड़पड़ कहा गया है, यानी कासारपड़ कहा गया है। ध्यान रखेंगे, तो बौद्ध ग्रंथ में सिक्कों क्या कहा गया है? कहापड़ या कासारपड़। ठीक है, आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? देखिए, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कह रहा है, कौन सा वेद है? तो याद रखेंगे साथी, ये हमारा है अथर्ववेद। हालांकि कुछ चीजों की आलोचना हमारे वेद भी करते थे। अब लिखने वाले ने बाद में लिखा है, कैसे लिखा है पता नहीं, लेकिन जो चीजें गलत हैं वो वाकई में गलत दिखती ही थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो अथर्ववेद में आप देखेंगे सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। हमें एग्जाम निकालना, इसलिए थोड़ा सा पढ़ते चलते हैं। देखिए, अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है, यानी अथर्ववेद में जिसे हम जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है। साथ ही ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख आप जानते हैं, कल ही हमने चर्चा किया था, ऋग्वेद के 3रे मंडल में साथ ही देखने को मिलता है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। ये कुछ सवाल बच गए थे तो हमने सोचा आपको चलिए इसको भी करा देते हैं। इसके बाद कल हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से बौद्ध धर्म पढ़ के आना। कल ही हम लोग शाम को, अगर बौद्ध धर्म कल खत्म हो जाता है तो जैन धर्म की भी शुरुआत कर देंगे परसों। ठीक है, माध्यमिक कारिका नाम का पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखेंगे, एक पुस्तक वैसे आगे चल के हम चर्चा करेंगे इस पुस्तक के बारे में बौद्ध धर्म में, पर अभी याद रखिएगा नागार्जुन, क्योंकि इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। माध्यमिक कारिका जो पुस्तक है, इसके लेखक साथी कौन है? तो नागार्जुन है। देखिएगा, हम बात करेंगे नागसेन को लेकर के, तो इनकी एक पुस्तक है जो इंपॉर्टेंट है, मिलिंद पन्हो। अश्वघोष की पुस्तक है बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण, इसे ध्यान रखेंगे। नागार्जुन की साथ ही पुस्तक है यहाँ पे माध्यमिक कारिका। बुद्ध घोष की पुस्तक है विशुद्धि मग्ग, और वसुबंधी की पुस्तक है साथ ही अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश नहीं, अभिधम्म घोष। ठीक है, कहीं कहीं घोष लिखा हुआ मिलता है तो कहीं कहीं कोश लिखा हुआ मिलता है। तो ये थे साथी आज के सेशन। कल आप लोग अच्छी तरह से पॉइंट को नोट कर लेंगे, बौद्ध धर्म को पढ़ के आएंगे, है ना। बहुत डिटेल में हम लोग बौद्ध धर्म पे चर्चा करेंगे। उसके बाद साथ ही आप लोग जैन धर्म को पढ़ के आएंगे।
जब ये दोनों चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे ना, तो इसके बाद हम लोग साथी मौर्य काल पे, अब चूंकि आपके यहाँ महाजनपद नहीं दिया है तो हम थोड़ी सी चर्चा करके, मतलब थोड़ी सी चर्चा करना ही पड़ेगा हम लोग को मगध महाजनपद की। उसके तुरंत बाद हम मौर्य काल पे बढ़ चलेंगे, थोड़ा सा मौर्योत्तर काल पे बढ़ते हुए आप ये मान के चलिए, अगर हम आपको सारणी बताएं तो कल का जो हमारा वीडियो होगा यानी 5 तारीख को अगर हम लोग देखें, तो हम यहाँ पे कल आपको पूरी तरह से, जहां तक मुझे याद है, बौद्ध धर्म में आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, बौद्ध धर्म कवर करा दूंगा। 6 तारीख को मैं आपको हर हालत पे जैन धर्म कवर करा दूंगा साथी। ठीक है, 6 हो गया। फिर इसके बाद 7 तारीख को आप देखेंगे तो हम पूरी तरह से मौर्य खत्म कर देंगे। 8 तारीख को आप देखेंगे तो साथी गुप्त काल का पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद 9 तारीख में आप देखेंगे तो अब हम लोग मध्यकाल पे पहुंच जाएंगे, जैसा कि आपके सिलेबस में है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा अपने टाइम पीरियड को डिवाइड, तो कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारा 5 को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग 6 को कर लेंगे और ये हम 7 को करा देंगे, 8 को ये करा देंगे साथी, 9 को ये हो जाएगा, 10 को ये, 11 को ये थोड़ा टाइम लेगा हालांकि, पर फिर भी हो जाएगा। 12 को साथी ये कंप्लीट होगा, 13 को ये हो रहा है, 14 को ये और 15 को ये। ठीक है, 60 दिन हमारे पास है तो 15 तक ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो ये हमारा 16, 17, 18, 19, 20 तक पूरा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 नंबर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। 10 में 10 पूरा 100%, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 21 तारीख को हम लोग यहाँ पे ये पढ़ लेंगे। ठीक है, मान के चलिए ये पूरा थोड़ा सा लंबा है पर कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करने की कोशिश करेंगे। 21 और 22 2 दिन मान के चलिए। राजनीतिक भूगोल ये कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 23। टाइम जोन 1 मिनट का है। जनसंख्या परिवर्तन प्रवास ये साथी 1 दिन का, यानी 22, 23, 24 यानी 25 तक साथी आप देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विश्वविद्यालय कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था आप देखेंगे तो इसमें मुश्किल से आप ये मान के चलिए 5 यानी 30 तक साथी आप देखेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी हम 20 नंबर आपका 30 तक ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे भारतीय संविधान में यहाँ पे साथी हमें बहुत उड़ के गया समय, अगर देखें तो 10 दिन का समय लग जाएगा मान लीजिए। ठीक है, 10 दिन नहीं लगेगा, 5 दिन का समय यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, 5 दिन में हम यहाँ भारतीय संविधान खत्म करेंगे, 20 वीडियो बना करके खत्म करेंगे और आप देखेंगे तो 500 सवाल करा देंगे, खत्म कहानी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य विज्ञान के लिए आप देखेंगे तो 5 दिन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हम लोग खत्म कर देंगे। हमारा जीएस खत्म हो गया साथी। अब इसमें हमारे पास स्टैटिक पोर्शन बचा, ये तो धुआं कर देंगे। 10 दिन में करंट अफेयर का सारा टॉपिक कंप्लीट, 10, 10, 20 हो गया। अभी हमारे पास 10 दिन बचा है, 10 दिन में इतना पूरा उड़ा देंगे। आप ये मान के चलिए 65 नंबर तो एकदम 100% बचा हुआ है, एकदम सेफ है। अगर जरूरत पड़ी तो 3-3 वीडियो भी अगर हमें अपलोड करना पड़ा तो हम कर देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, आप लोग ये काम करते रहिएगा साथ साथ में, ये जो मैथ वाला पोर्शन दिया है आप लोग इसे पढ़ते रहिए। ये वाला आप लोग पढ़ते, पहले इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद जब आप ग्राफ हल करोगे ना तो ग्राफ बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो पहले आप इसको पढ़िए, उसके बाद ग्राफ सॉल्व करिए, हो जाएगा। ठीक है, हमारा टारगेट कितना है, हमें 85+ लेकर आना है, तो लेकर आना है, यानी 99% आराम से कवर करना ही करना है, बाकी देखा जाएगा। तो 3-3, 4-4 वीडियो अगर हमें जरूरत पड़ी तो 3-3 वीडियो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे साथी। ठीक है, मिलता है आपसे हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म के साथ। जय हिंद।